सब्सक्राइब कीजिए फ्लाइंग हीरो चैनल को एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए सबसे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्लाइंग हीरोज़ में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सही हो, आपके घर में सब सही है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ गोवा टूर के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ गोवा के बारे में कि कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे खाना पीना करना है, कहाँ पे घूमना है, कितना बजट लगना है, इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। अगर आप गोवा जाने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। चाहे आप बैचलर हो, चाहे आप फैमिली के साथ में जा रहे हो, चाहे आप कपल में जा रहे हो, इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम गोवा को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक है हमारा साउथ गोवा, एक है नॉर्थ गोवा। तो दोस्तों सबसे पहले दिमाग में ये बात आती है कि कौन से गोवा में मैं घूमूं। तो दोस्तों अगर आप मेरा सजेशन लेना चाहते हो तो मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि दोनों गोवा में से एक ही गोवा घूमो अगर आपका नॉर्मल बजट है तो। और अगर आपके पास कोई भी बजट की कमी नहीं है, टाइम की कोई कमी नहीं है, तो आप दोनों गोवा को विजिट कर सकते हो। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि चाहे आप साउथ गोवा घूमो, चाहे आप नॉर्थ गोवा घूमो, दोनों में एक ही जैसी चीजें हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि दोनों गोवा में बेसिक डिफरेंस जो होता है वो क्या क्या है। तो दोस्तों अगर आप इंजॉय वाली जगह जाते हो, आप इंजॉय करना चाहते हो, पार्टी वगैरह कुछ करना चाहते हो, तो आपके लिए नॉर्थ गोवा बेटर है। अगर आप चाहते हो कि मैं वहाँ पे जाके बैठूँ, शांत माहौल चाहिए मेरे को, तो आपके लिए साउथ गोवा बेटर है। और दोस्तों अगर आप दोनों ही गोवा में घूमना चाहते हो तो मेरा सजेशन यही है कि आप 3 दिन नॉर्थ गोवा घूमो और 3 दिन साउथ गोवा में घूमो। अगर बात करें बजट की, तो बजट की बात करें तो नॉर्थ गोवा से साउथ गोवा 10 से 15% महंगा है। और दोस्तों घूमने का जो आनंद है वो आपको नॉर्थ गोवा में ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आपके बीचेस वगैरह कुछ नहीं है, तो बीच वगैरह आपको नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा में सेम ही मिलेंगे। दोनों में ही आपको बीचेस मिलेंगे, होटल मिलेंगे, रेस्टोरेंट मिलेंगे, हर तरह की फैसिलिटी आपको मिलेगी वहाँ। बात करते हैं हम साउथ गोवा शांत लोगों के लिए और नॉर्थ गोवा एंजॉयमेंट वाले लोगों के लिए है। इस शांत माहौल की वजह से आपका बजट थोड़ा सा साउथ गोवा में बढ़ जाता है। इसी वजह से साउथ गोवा थोड़ा महंगा रहता है। और जो भी एक्टिविटीज वगैरह करते हैं, जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो गई और भी बहुत सारी वहाँ पे वाटर में एक्टिविटी होती है, थोड़ी सी ज्यादा एक्सपेंसिव रहती है। चलिए अब बात करते हैं हम कि अगर आप गोवा जाने का प्लान बना रहे हो तो आपके लिए बेस्ट टाइम कौन सा रहता है। दोस्तों मैं रिकमेंडेड करता हूँ, जैसे कि सबसे पहले हम ले लेते हैं विंटर का टाइम। विंटर में नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इन 3 महीनों को आप अवॉइड ही करके चलिए, क्योंकि इस टाइम बहुत ज्यादा रश रहता है भीड़ का। एक्चुअल में वहाँ पे दिसंबर का क्रिसमस का एक फेस्टिवल भी लगता है, तो उस वजह से भी वहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा रहती है। और इन महीनों में वहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है गोवा में विजिट करना, और हर चीज के रेट डबल हो जाती है। जैसे कोई भी वाटर एक्टिविटीज करते हैं वो सारी एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा हो जाती है, खाना पीना वगैरह बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। ये मैंने सीजन के महीने कहलाते हैं। और उसके बाद में हम बात करते हैं मई जून। मई जून में भी आप अवॉइड करिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। गर्मी के कारण वहाँ पे घूमना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हमें कौन से महीने में घूमना ज्यादा बेटर रहता है। तो दोस्तों मेरा सजेशन यही है कि आप सितंबर और अक्टूबर में घूमो। और कुछ लोग होते हैं कि सितंबर अक्टूबर में उनको टाइम नहीं होता है गर्मियों के टाइम में, और विंटर में उनको थोड़ा सा टाइम मिलता है। तो मेरा मानना यह है कि विंटर के अंदर फरवरी या मार्च में आप गोवा में घूमने जाओ, और इन महीनों में आपके लिए बजट भी नॉर्मल रहेगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि वहाँ पे कैसे पहुंचा जाए, हाउ टू रीच इन गोवा। तो दोस्तों गोवा पहुंचने के 3 रास्ते हैं। एक तो बाय रोड, और दूसरा है बाय ट्रेन, और तीसरा है बाय फ्लाइट। 3 तरीकों से हम गोवा में पहुंच सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आप अगर फ्लाइट से आते हो तो आपको वास्को डी गामा एयरपोर्ट आना पड़ेगा। ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। यहाँ के लिए आपको मुंबई से, दिल्ली से और भी कई जगहों से आपको फ्लाइट मिल जाएगी वास्को डी गामा एयरपोर्ट के लिए। अब बात करते हैं ट्रेन के बारे में, मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों ट्रेन का 2 रूट है, एक है वास्को डी गामा और दूसरा है हमारे पास मडगांव। वास्को डी गामा में एयरपोर्ट भी है और रेलवे स्टेशन भी है, और वास्को डी गामा हमारा डेड एंड लाइन है, यानी कि उसके आगे कोई भी रेल लाइन नहीं है। और वहाँ के लिए आपको ट्रेन बहुत ही कम मिलेगी, क्योंकि वहाँ डायरेक्ट ट्रेन बहुत ही कम जाती है। आप कोशिश कीजिए कि आप
मडगांव ही उतरे ट्रेन से। मडगांव हमारा वास्को डी गामा से 1 घंटे पहले आ जाता है, तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर पहले आ जाता है मडगांव वास्को डी गामा से। मडगांव से डायरेक्टली आप गोवा आ सकते हो, बाय रोड आ सकते हो आप, और आप ट्रेन से सफर करना चाहते हो तो ट्रेन से भी सफर कर सकते हैं। और मडगांव से वास्को डी गामा के बीच में आपको काफी ट्रेनें मिल जाती है, आप अगर चाहो तो ट्रेन का सफर भी कर सकते हो और वहां से आप नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा दोनों को विजिट कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप नॉर्थ गोवा जाना चाहते हो तो आपको सबसे पहले आना पड़ेगा थिविन रेलवे स्टेशन। थिविन से केलम्बोट बीच जो है वो पड़ता है 16 से 17 किलोमीटर की दूरी पर। तो दोस्तों याद रखिए, अगर आपको नॉर्थ गोवा घूमना है तो आप थिविन ही उतरिए, और अगर आपको साउथ गोवा घूमना है तो वास्को डी गामा चले जाइए। अगर वास्को डी गामा के लिए आपको ट्रेन नहीं मिलती तो आप मडगांव में भी उतर सकते हो। तो दोस्तों अगर मेरा सजेशन आप लेना चाहते हो तो दोस्तों मेरा सजेशन यही है कि आप नॉर्थ गोवा में ही घूमो। मेरे हिसाब से नॉर्थ गोवा बेटर है। जो आप थोड़ा सा पैसा ज़्यादा देके साउथ गोवा में घूमोगे, वही चीज़ आपको नॉर्थ गोवा में थोड़ा सा कम पैसा देके विजिट कर सकते हो। मेरे हिसाब से नॉर्थ गोवा ज़्यादा बेस्ट है, जो कि एक्सपेंसिव भी कम है और कम बजट में भी हम उस चीज को कवर कर लेंगे। वैसे अगर आप ऑफ सीजन में जाते हो तो आपको नॉर्थ गोवा में भी थोड़ी भीड़ कम मिलेगी, और साउथ गोवा की बात करें तो वहाँ पे तो भीड़ कम मिलनी ही है, क्योंकि वो शांत माहौल है। दोस्तों मान लेते हैं मैं पहुँच गया गोवा, नॉर्थ गोवा में पहुँच गया। तो दोस्तों सबसे पहले नॉर्थ गोवा में आती है हमारे पास एक जगह जिसका नाम है केलम्बोट। केलम्बोट एक सिटी है और केलम्बोट में बीच भी है, और यह सबसे बड़ा बीच है और ये काफी फेमस बीच है। तो दोस्तों अगर आप मडगांव से केलम्बोट आ रहे हो तो आपका ये बीच की दूरी आपको 60 किलोमीटर की दूरी रहेगी। अगर आप वास्को डी गामा से आ रहे हो तो आपको ये 30 किलोमीटर की दूरी रहेगी अगर साउथ गोवा से आते हो तो, और थिविन से इसकी दूरी 20 किलोमीटर की रहेगी। दोस्तों अगर आप साउथ साइड से आ रहे हो तो आप मडगांव ही उतरिए, अगर आप नॉर्थ साइड से आ रहे हो तो थिविम उतरिए, जो कि है हमारा नॉर्थ गोवा में। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं थिविम रेलवे स्टेशन। अब बात आती है कि हम टैक्सी से जाएं या फिर पर्सनल गाड़ी से जाएं। तो यहाँ पे पर्सनल गाड़ी में कार, बाइक, स्कूटी बहुत सारे अवेलेबल है। अगर आपकी ज्यादा फैमिली है तो आप कार को हायर कर सकते हो, अगर आप सिंगल हो तो बाइक या स्कूटी रेंट पे ले सकते हो। दोस्तों मेरा सजेशन ये है कि आप बाइक या स्कूटी या फिर अपनी पर्सनल गाड़ी को ही रेंट करके गोवा में घूमने के लिए जाए, क्योंकि टैक्सी का किराया थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है और वहाँ पे गाड़ी वगैरह थोड़ी नॉर्मल रेट में मिल जाती है। जैसे स्कूटी की बात कर लेते हैं, एक्टिवा की, जुपिटर वगैरह की, तो ये अपने को 350 रुपये में मिल जाती है। और बात कर लेते हैं बुलेट की, तो बुलेट हमें 700 से 800 रुपये में मिल जाती है। तो बात करते हैं कि गाड़ी कहाँ से मिलेगी हमें रेलवे स्टेशन उतरने के बाद में। अगर आप टेम्पो वगैरह को यूज करना चाहते हो, आप गाड़ी वगैरह नहीं चला सकते, आपको चलाना वगैरह कुछ नहीं आता, तो आप रेलवे स्टेशन से बाहर जाते ही आपको टेम्पो वगैरह मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि बाइक रेंट पे लेनी है और बाइक रेंट कहाँ से लूँ मैं। तो जैसे ही हम रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे, बाहर निकलते ही अपने को एजेंट वगैरह बहुत मिल जाएंगे। उस एजेंट पे आप विश्वास कर सकते हो, क्योंकि वो जीनियन एजेंट होते हैं सारे ही वहाँ पर। गोवा ही एक ऐसी सिटी है जहाँ पे आपको बाइक रेंट सस्ती है, स्कूटी वगैरह कुछ रेंट करना है तो वो आपके लिए एक्सपेंसिव नहीं होता है, और टैक्सी आपके लिए ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। बस शर्त ये है कि आप गाड़ी पे 2 से ज़्यादा जने नहीं बैठे और हेलमेट को यूज़ करते रहें। वहाँ पे रूल थोड़ा स्ट्रिक्ट है कि आप 2 से ज़्यादा बैठोगे तो चालान कटना ही कटना है, और ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी होता है। चलिए हम बाइक रेंट लेके पहुँच गए केलम्बोट बीच। तो अब बात करते हैं कि केलम्बोट बीच में हमें होटल कहाँ पे लेनी है। तो मेरा सजेशन यही है कि आप केलम्बोट बीच के पास में ही एक होटल रेंट ले, जहाँ पे आप अपनी जर्नी को एंजॉय कर सको। तो केलम्बोट बीच के पास में आपको 1000 से 1500 रुपये के बीच में एसी रूम मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि मेरे को एसी रूम नहीं लेना और नॉन एसी रूम लेना है, तो वहाँ पे तकरीबन सारे एसी रूम ही अवेलेबल है। अगर नॉन एसी रूम आप लोगे तो भी आपको अच्छा सा रूम नहीं मिलेगा, और उसका भी पैसा आपको 700 से 800 रुपये पे करना पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करना चाहते हो होटल को, तो आप ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हो। बस उसमें शर्त ये है कि आप उसके टर्म एंड कंडीशन पढ़ लीजिए। दोस्तों जब कई बार बुकिंग करते हैं, उसके साथ में अपने फूड का अकोमोडेशन भी साथ में ले लेते हैं और वो हमसे पैसे ले लेते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि आप फूड साथ में ना लें, फूड अलग से ही खाएं, क्योंकि वो कई बार कह देते हैं कि आप लेट हुए हो या फिर कुछ भी बहाना बना लेते हैं और अच्छा खाना हमें प्रोवाइड नहीं करवाते हैं।
तो मेरा सजेशन ये है कि आप बाहर ही खाना खाएं और वो खाना आपको बाहर सस्ता भी मिलेगा होटल से। अब बात कर लेते हैं कि खाना कितने रुपए में मिलेगा। तो दोस्तों 150 रुपये में एक थाली का चार्जेस है वहाँ पर, अगर आप ऑफ सीजन में जाते हो तो। अगर आप सीजन में जाते हो जैसे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इन महीनों में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। अगर आप होटल वगैरह लोगे तो भी जैसे जो अभी आपको 1000 रुपये में मिल रही है वो आपको 3000 रुपये में मिलेगी, और जो थाली आपको खाने की 150 रुपये में मिल रही है वो उस टाइम 300 रुपये की मिलेगी। तो दोस्तों इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि आप विंटर के सीजन को अवॉइड करें और आप ऑफ सीजन में ही घूमने जाए। वैसे 150 रुपये चार्ज भी बहुत ज़्यादा है खाने के लिए। दोस्तों ये चार्जेस कम नहीं हो सकते, 150 रुपये मिनिमम चार्जेस है, वहाँ पे सभी लोग 150 रुपये चार्ज करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं घूमने की। तो घूमने सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कैलम बोट बीच। कैलम बोट बीच पे आप कई तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकते हो, जैसे कि पैराग्लाइडिंग हो गई और बाइक राफ्टिंग हो गई, और भी कई तरह की वाटर एक्टिविटीज़ है वो आप वहाँ पे कर सकते हो, पर उनका कॉस्ट थोड़ा सा हाई होता है, बट आप वहाँ पे आनंद उठा सकते हो इन सारी एक्टिविटीज़ का। और कैलम बोट बीच बहुत ही साफ़ सुथरा है, वहाँ का माहौल है बहुत ही अच्छा होता है। वहाँ पे इंडियन एंड फॉरेनर दोनों ही आते हैं, दोनों के लिए ही बेस्ट चॉइस है कैलम बोट बीच, और दोनों उसको एंजॉय करते हैं। ये काफ़ी बड़ा बीच है, आप ज़्यादा गहराई तक मत जाइए क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा गहराई में जाने से डूबने का खतरा रहता है। तो दोस्तों कैलम बोट बीच को आराम से एंजॉय करिए, चाहे आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो, चाहे कपल्स के साथ जा रहे हो, चाहे आप बैचलर जा रहे हो। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं दूसरे बीच की। दूसरे बीच में हम ले लेते हैं बागा बीच को। कैलम बोट से बागा बीच की दूरी 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप बागा बीच में घूमना चाहो तो बागा बीच में भी आपको सारी एक्टिविटीज़ वगैरह मिल जाएगी, और वहाँ पे ब्लू वाटर वगैरह में आप अच्छी सी फ़ोटो वगैरह क्लिक कर सकते हो, और आप वहाँ पे बीच और पहाड़ दोनों कनेक्टिविटी है, तो इस वजह से वहाँ पे फ़ोटो वगैरह बहुत अच्छी आती है और वहाँ पे एंजॉय कर सकते हो अपनी जर्नी को। उसके बाद में है एक, आपने सुना होगा कि वहाँ पे एक बीच है जिसका नाम है अंजना बीच। अंजना बीच पहले बहुत फेमस हुआ करता था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट वगैरह जाया करता था। अभी वहाँ पे कोई भी नहीं जाता क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी है और साफ़ सफाई बिल्कुल भी नहीं है, और वो बीच एकदम खाली रहता है इस टाइम। और ये बीच कैलम बोट बीच से 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, जो बहुत ज़्यादा दूर भी है। मेरा सजेशन यही है कि आप इस बीच पे ना जाए, अपना टाइम वेस्ट ना करें। यहाँ पे जाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, आपको देखने के लिए वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलने वाला गंदगी के अलावा। अंजना बीच की वजह आप केंडुलम बीच में चले जाइए। दोस्तों केंडुलम बीच में भी आपको बहुत सारी सुविधाएं मिल जाएगी जो आपको बागा बीच और कैलम बोट बीच में मिली थी। दोस्तों अलग अलग बीच है, अलग अलग बीच पे आपको अलग अलग थोड़ा सा नज़ारा मिलेगा, और अलग अलग बीच पे आपको फ़ोटो शूट करने के लिए अलग अलग नज़ारे मिलेंगे जो आप वहाँ पे जाके फ़ोटो शूट कर सकते हो। तो दोस्तों मैं बात करता हूँ नाइट की। ये जो भी सारी एक्टिविटीज़ वगैरह करोगे तो ये आपको या तो सुबह के टाइम करोगे या दोपहर के टाइम करोगे। अब मैं बात कर लेता हूँ नाइट की। दोस्तों कैलम बोट से 1 किलोमीटर की दूरी, जिससे कि हम कह सकते हैं बागा बीच और कैलम बोट के बीच में एक पड़ता है हमारा टिटोस लाइन। टिटोस लाइन एक प्रकार का पब है, वहाँ पे कसिनो होता है, स्पा है, डांसिंग क्लब है, तो आप वहाँ पे भी आपकी जर्नी को एंजॉय कर सकते हो। अगर आप बैचलर है, अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो टिटोस लाइन को आप अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि टिटोस लाइन केवल और केवल उन्हीं चीज़ों के लिए है। अगर आप जाने के इच्छुक हो तो आप वहाँ पे भी जा सकते हो, वो काफ़ी नाइट तक ओपन रहता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम कैलम बोट में कहाँ कहाँ घूमें। तो कैलम बोट से 10 से 11 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है अगाड़ा फोर्ट। अगाड़ा फोर्ट ब्रिटिश काल में बना हुआ था, जो पुराने पत्थरों से बना हुआ है। अगर आपके पास पर्सनल गाड़ी है तो आप अगाड़ा फोर्ट को भी घूमिए। अगर आपके पास पर्सनल गाड़ी नहीं है तो आप टैक्सी वगैरह यूज़ करके भी आप अगाड़ा फोर्ट को विजिट कर सकते हो। अगाड़ा फोर्ट में आप जाके फ़ोटो वगैरह की कैप्चर कर सकते हो, वहाँ पे नज़ारा बहुत अच्छा है। तो चलिए दोस्तों, उसके बाद में अगाड़ा फोर्ट हमने विजिट कर लिया, उसके बाद में चलते हैं कैलम बोट बीच की तरफ। जाते हुए रास्ते में एक जगह पड़ेगी जो अगाड़ा फोर्ट से लगभग 3 किलोमीटर दूर है, जिसका नाम है सिंकुरम बीच। दोस्तों सिंकुरम बीच जरूर जाइए क्योंकि वहाँ पे बहुत ही अच्छा नज़ारा है फ़ोटोशूट वगैरह करने के लिए, और वहाँ पे समुद्र के बीचों बीच एक पत्थर से बना हुआ किला भी है, जहाँ पे आप जाके वहाँ पे स्टे भी कर सकते हो, वहाँ पे आप फ़ोटोशूट भी कर सकते हो, और वो जो भी एक्टिविटीज़ वगैरह होती है वो वहाँ पे आप कर सकते हो। तो ये सारी
एक्टिविटीज़ वगैरह आप सिंक्यूरियम बीच में भी कर सकते हो और आप वहाँ पे भी जा सकते हो। तो दोस्तों अगर आप चर्च में इंटरेस्टेड हो तो वहाँ पे गोवा में बहुत बड़े बड़े चर्च है कोलंबो में ही, और हमारे सिंक्यूरियम बीच के आसपास भी अवेलेबल है, तो वहाँ पे भी आप ये सारी चीज़ें कवर कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे लास्ट में हम बात करते हैं हमारे बजट का कि कितना खर्चा आ जाएगा इस हमारे ओवरऑल सारी जर्नी में। तो दोस्तों जो मैं बजट बताने वाला हूँ उसमें कोई भी एक्टिविटी शामिल नहीं है, जैसे कि वाटर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग और शॉपिंग वगैरह भी इंक्लूड नहीं है, और कोई भी एडिशनल कोई भी चार्जेस वगैरह इंक्लूड मैंने नहीं किए इसमें, जैसे कि ड्रिंक हुआ, पब्स वगैरह हुए, इनको भी मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया। तो दोस्तों हम मिनिमम बात करते हैं कि कितना बजट हमें गोवा घूमने में लगता है। तो दोस्तों मिनिमम से मिनिमम 3 से 4 हज़ार रुपये का हमारा खर्चा आता है गोवा ट्रिप में। तो दोस्तों अगर आप पब जाते हो, वाटर एक्टिविटीज़ वगैरह करते हो, तो आपका खर्चा थोड़ा बढ़ने वाला है। वो आप पे डिपेंड है कि आप कितना खर्चा करते हो। जितना आप खर्चा करते हो उतना गोवा में कम ही होता है। इसमें मैंने खाने का, रहने का, पीने का सारा खर्चा इंक्लूड करके बताया है, जो कि 3 से 4 हज़ार रुपये होता है। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए प्लीज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बाय।